सर। हाँ हाँ जी, किसका बताएं? सर क्लास कब से स्टार्ट होगी, बस यही एक पूछ रही मिनट, थी। आवाज में थोड़ी इशू आ रहा है। हाँ जी, बताएं। सर यही पूछ रही थी कि क्लास कब स्टार्ट होगी। वेट कर रहे थे हम एक्चुअली, अगर और कोई ज्वाइन करता है तो। नहीं करता है तो बस अभी शुरू कर देंगे। 4:10 से शुरू कर देते हैं, अगर कोई आएगा तो बीच में आ जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए हैं इसके बारे में, सेकंड या थर्ड, इसके बारे में, ब्लॉक के? यस सर। ठीक है। तीसरा पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जब तक कोई और ज्वाइन कर रहा है। ये ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब होता है कोई भी गाइडेंस या असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये टीचिंग से बिल्कुल अलग होता है। तो इसमें इंटरेक्टिव रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको कोई इशू है तो आप बीच में पूछ सकते हैं, या अपना कुछ गाइडेंस आपको चाहिए वो पूछ सकते हैं। काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो ब्लॉक है BCOC 132 का, वो है बिजनेस एंटरप्राइजेज। इसके अंदर 4 यूनिट हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही सेकंड पार्ट पब्लिक एंटरप्राइज और इंटरनेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज क्या होती है, इसके बारे में कुछ भी अगर आइडिया है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम शुरू करते हैं आगे। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कितने टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, क्या उनकी मेरिट्स होते हैं, क्या लिमिटेशन होती हैं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंपली अगर हम बिजनेस को समझें तो कल भी हमने जैसे पढ़ा था, आज भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई भी किसी भी एक चीज से दूसरी फॉर्म में बनाना, एक ट्रांजैक्शन करना, एक रॉ मटेरियल से एक फाइनल मटेरियल में बनाना। उसके बाद वो बिजनेस कितने लोगों को रिस्पॉन्स, कितने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या कौन उसके कंज्यूमर्स हैं, वो बिजनेस को कौन चला रहा है, उस बिजनेस को उसका ऑनर कौन है। अगर उसका कोई ऑनर है किसी बिजनेस का, अगर कोई कंपनी है उसका कोई ऑनर है, तो उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं उसके, अगर वो कोई बिजनेस चला रहा है, क्या अगर उसका बिजनेस आगे काम करता है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, अगर काम नहीं करता तो क्या उसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, क्या उसको डेब्ट पे करना पड़ेगा, पर्सनली पे करना पड़ेगा, या उसको एक ऐसा बिजनेस है जो शेयर होल्डर्स के पास, जो काफी सारे शेयर होल्डर्स के साथ एक बिजनेस फॉर्म किया हुआ है और सबको उसका एक बर्डन झेलना पड़ेगा अगर वो बिजनेस काम नहीं करता। तो अगर वो सिंगुलरली ओन्ड बिजनेस है, वन ओन्ड बाय वन पर्सन है, तो सारी लाइबिलिटी उस पर्सन की है, सारा रिस्क उस पर्सन का है। अगर कुछ भी उसमें प्रॉफिट होता है तो भी उसको फायदा होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता, कोई नुकसान होता है तो भी दैट पर्सन
इज लाइबल फॉर एवरीथिंग, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, सब कुछ उसको ही झेलना है। और सारे डिसीजंस जो होंगे, अगर वो प्राइवेटली एक सिंगुलरली ओन्ड बिजनेस है तो वो सारे डिसीजंस एक पर्सन लेगा। अगर वो बिजनेस मल्टीपल पर्सन्स होल्ड करते हैं उस बिजनेस को, यानी कि शेयर होल्डर्स हैं उस बिजनेस में, यानी तो सारे शेयर होल्डर्स उसमें मिलके एक डिसीजन लेते हैं, वो एक टाइप का बिजनेस होता है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे कि पब्लिक एंटरप्राइज होती हैं, जो गवर्नमेंट का शेयर होता है उस एंटरप्राइज में। जैसे कोई भी LIC का अगर हम एग्जांपल लें तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% होता है, बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं उनका शेयर। तो सारे डिसीजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं तो वो गवर्नमेंट फंडेड और गवर्नमेंट डिसीजन उसके सारे लेती है। तो ये एक तरह की ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो काफ़ी तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। और ये सारी बिजनेस ऑर्गेनाइज अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। जैसे मेन फीचर्स हम पढ़ रहे थे, वन मैन ओनरशिप, अभी मैंने आपको जो बताया कि अगर एक पर्सन किसी बिजनेस को ऑन करता है तो उसको वन मैन ओनरशिप बोलते हैं। उसके बाद नो सेपरेट एंटिटी, ऑल प्रॉफिट और प्रॉफिट है, मतलब ये इसमें वही बताया हुआ है, इंडिविजुअल रिस्क होता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी पर्सन का होगा, उस जो एक पर्सन उसको ऑन करता है। अगर वो सिंगुलरली ओन्ड कंपनी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसके ऊपर सारी लाइबिलिटीज होंगी। अगर कोई भी अगर लॉस होता है बिजनेस में तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक चली जाएगी, जैसे इसमें बताया गया, इन केस ऑफ लॉस इवन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग द बिजनेस। उसके बाद क्योंकि वो सिंगुलरली ऑन्ड है तो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होंगी। अगर बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे तो हमें एक पार्टनरशिप, अगर एक एग्जांपल लेके सोचें, अगर किसी कंपनी में 10 ऑनर्स हैं, यानी कि 10 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, 10 लोगों ने इक्वली शेयर बनाया हुआ है, तो लीगली आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, सबके एक शेयर डिवाइड करने पड़ेंगे, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी। पर अगर वो सिंगुलरली ऑन्ड है तो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होंगी। 7th पॉइंट में वही बताया, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। If any business is owned by a single person, then there are less legal formalities. इंडिविजुअल इन रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हो जाएंगी। अगर वो सिंगुलरली ओन्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ओन्ड है, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस में, तो सब में वो डिवाइड हो जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में है तो वो गवर्नमेंट में भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारा कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। मेरिट्स एंड लिमिटेशन बताए हैं सिंगुलरली ओन्ड के। सिंगुलरली ऑन्ड इजी फॉर्मेशन होती है, मतलब बहुत जल्दी बना सकते हो आप, अपने डिसीजन लेना है। डायरेक्ट मोटिवेशन, आप अपने जो स्टाफ है उनको डायरेक्ट मोटिवेशन देंगे। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपके ऊपर ही सारी कंपनी डिपेंड है, आपके ऊपर आपके पास फुल कंट्रोल होगा उसका। क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स स्लो हो जाएगी। अगर बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं, एक सिंगुलरली ओन्ड कंपनी है, तो क्विक डिसीजन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन होगा, पर्सनल टच रहेगा। क्योंकि एक छोटी, मोस्टली अगर आप सिंगुलरली ओन्ड कंपनी है तो आप एक छोटी कंपनी होंगे, तो आप, क्योंकि आप सब एम्प्लॉयज को अपने को जानते होंगे, आप उनसे उनके अच्छा बुरा एवरीथिंग अबाउट दोज एम्प्लॉयज यू विल बी नोइंग। सो एक पर्सनल टच रहेगा हमेशा। डिसोल्यूशन इजी, कोई भी समस्या होगी तो उसका डिसोल्यूशन इजीली हो जाएगा। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है सिंगुलरली ऑन बिजनेस की? सिंगुलरली ऑन बिजनेस की लिमिटेशंस हैं जैसे कि लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसी ओनर के ऊपर। अगर कोई भी, अगर आपका एम्प्लॉय या आपका ह्यूमन रिसोर्स गलती कर देता है और योर कंपनी गोज इनटू सम लॉस, तो सारी लाइबिलिटी आपकी है, उस एम्प्लॉय की नहीं है, अगर आप सिंगुलरली ऑन्ड है। स्टेबिलिटी बहुत कम होगी क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी वजह से आप कुछ इशू आपको हो जाता है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो स्टेबिलिटी वो बार बार, क्योंकि अगर मल्टीपल ओनर्स होंगे तो अगर आपको कुछ इशू है तो दूसरा ओनर उस टाइम पे टेक कंट्रोल लेकर उस कंपनी को चला सकता है। तो लेस स्टेबिलिटी, लेस स्कोप ऑफ इकोनॉमीज ऑफ, मतलब अगर सिंगुलरली ओन्ड है वही एक छोटे स्केल पे ही आप उसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है, स्केल करना है उसको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो इसमें बताया है, तो आपको सिंगुलरली ओन्ड कंपनी स्केल नहीं कर सकती इतनी जल्दी। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जिसके अंदर पार्टनर्स होते हैं, जो सिंगुलरली ओन्ड नहीं होती है। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर पर्सन अप टू मैक्सिमम ऑफ 20 जॉइन टुगेदर। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको।
और अभी एक रिसेंट एक्ट पास हुआ है अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 2013, ये बताया 9th पेज पे, अब 50 कर दिया गया है मैक्सिमम लिमिट को, यानी कि 2 से ज्यादा और 50 से कम की अगर कोई भी कंपनी है तो वो पार्टनरशिप ओन्ड बिजनेस होगा। उसके बाद पार्टनरशिप ओन्ड बिजनेस के मेन फीचर्स बताए हैं इसमें यूनिट में, के प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारे कि बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास अगर एक पर्सन का कोई इशू है तो दूसरा पर्सन उस टाइम पे टेक ओवर कर सकता है। ये रिलेशनशिप जो आपका होगा वो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, अगर 20% 30% इन्वॉल्व है किसी बिजनेस में तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर आप कि आपके अगर 20% है तो किस किस के पास कितना कितना शेयर है, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आपके पास होगा, और कितना प्रॉफिट किस में डिवाइड होगा वो सब कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। प्रॉफिट शेयरिंग होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, आपका जो द बिजनेस फॉर्म ऑफ दिस में कैरिड ऑन बाय ऑल और वन और मोर पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर, मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है या तो जो बिजनेस है वो सारे एक साथ चला रहे होंगे या एक पर्सन चला रहा होगा और उन सबके बिहाफ पे, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब जो लायबिलिटी है वो सिंगुलर नहीं है, वो सबके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर 50% इन्वॉल्व है तो लायबिलिटी सबके ऊपर है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अगर कोई लॉस होता है तो सबको मिलके देना होगा उस लॉस का, अगर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी देना पड़े तो सबको देना पड़ेगा। गुड फेथ एंड ऑनेस्टी, ये एक गुड फेथ, अगर आप एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको गुड फेथ और ऑनेस्टी में ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऑफ कोर्स आपकी कंपनी विल नॉट ग्रो फर्दर। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स। इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशंस बताई गई हैं कि कैसे कैसे पार्टनरशिप हो सकती है या पार्टनर्स हो सकते हैं। जैसे इसमें बताया बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ पार्टनरशिप, कैसे पार्टनर्स हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनर्स हो सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनर्स का सिंपली मीनिंग है, आप समझ सकते हैं, द पार्टनर्स हु आर इन्वॉल्व एक्टिवली इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, वो एक्टिव पार्टनर होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब होता है जो सारे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है पर उनका शेयर है कंपनी में, तो वो स्लीपिंग पार्टनर्स में आते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में 2 में डिवाइड किया गया, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर इन प्रॉफिट्स। नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जो सिर्फ पार्टनरशिप के उनका एक नाम चल रहा है पार्टनरशिप में, ही नाइदर इन्वेस्ट इन कैपिटल, वो अपना कैपिटल भी फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया शुरुआत में वो कर दिया, उसके बाद कोई फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और वो डे टू डे वर्किंग में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उन्हें नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट्स वो होते हैं जिनको अगर कोई भी कंपनी को पार्टनर एक प्रॉफिट हो रहा है तो उस कंपनी का प्रॉफिट उस पार्टनर को शेयर होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी कंपनी ने अगर एक पर्सन को हायर किया है और ही और शी इज बीइंग सेड एज ही, मतलब वो एक पार्टनर है उस कंपनी का, उसको ऐसा बताया जा रहा है कि वो पार्टनर है, तो पर वो हायर किया हुआ है एक नॉर्मल सैलरी पे, मतलब वो मंथली सैलरी गेट कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो आ जाते हैं नॉमिनल में, मतलब सिर्फ नाम के लिए पार्टनर हैं, वो कुछ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनका एक मंथली सैलरी मिल रही है। पार्टनर इन प्रॉफिट्स वो होते हैं जिन्होंने अपना जो अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को तो भी उनको मिलेगा, डिवाइड इक्वली डिवाइड होगा, और अगर लॉस होता है तो भी इक्वली डिवाइड होगा, और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। अब बिहेवियर और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्या कैसे पार्टनर हो सकते हैं। पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टोपल का मीनिंग होता है जो एक अगर वो एक पर्सन जो मैंने अभी बताया था वो सिर्फ बिहेव कर रहा है, इंप्रेशन दे रहा है कि वो एक पार्टनर है कंपनी का, तो वो उसे कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। सच पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट्स, वो किसी भी प्रॉफिट के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, वो सिर्फ एक रेगुलर सैलरी पा रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग एनी, अगर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, दे आर नॉट गेटिंग एनी शेयर ऑफ इट, दे आर जस्ट गेटिंग देयर सैलरी, तो वो होता है सर जी। सर मतलब कौन सी उसमें आएंगे, कौन सा जॉब करते होंगे फिर वो? कई लोग होते हैं, जैसे कि अगर आप LIC की बात करें, सिंपली आप LIC का एग्जांपल लें, तो LIC में हम बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं वो एक तरह से पार्टनर्स ही उनको बोला जाता है, क्योंकि वो आपको जो जितनी भी LIC की अ, योजनाएं होती हैं, वो सारी LIC की योजनाएं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट बताने की कोशिश करेंगे, आपको कैसे इनसे प्रॉफिट है, कैसे इनसे लॉस हो सकता है, सारी मतलब आपको डिस्क्राइब करेंगे। वो एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं LIC के, बट
LIC को अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो उनमें शेयर में डिवाइड नहीं होता है, उनको सिर्फ वो शेयर मिलता है जो वो अगर कोई पॉलिसी बेचते हैं तो उसका कुछ पार्ट मिल जाता है। अगर वो उनको एक मंथली सैलरी मिल रही है पॉलिसी बेचने का कुछ पार्ट, पूरी LIC को एज अ होल देखें हम, और उसमें अगर फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट का प्रॉफिट होता है तो उसका शेयर सिर्फ LIC क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है तो उसका शेयर सिर्फ गवर्नमेंट को, और जितना 49% और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा। इस पर्सन को नहीं मिलेगा जो काम तो एज अ पार्टनर ही कर रहा है, पर वो सैलरी बेस्ड है और इंसेंटिव बेस्ड है। जो वो पॉलिसी बेच रहा है वो उसे उस पॉलिसी के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा, पूरी कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ये LIC का एक एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें। ओके सर। और सर जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर इन्वेस्ट करते हैं उन्हें तो प्रॉफिट होगा कंपनी के साथ। हाँ जी, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, किस तरह, क्या बोला आपने? सर मैं ये कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो किसी पर्टिकुलर उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमारा भी प्रॉफिट बढ़ता है अगर हाँ, हम इसे बेचते तो। तो स्टॉक मार्केट की जो पार्टनरशिप होती है वो इसके बाद इस जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्टनर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं वो भी आएगा बाद में। जो आप पूछ रहे हो वो स्टॉक मार्केट वाले कैसे पार्टनर्स होते हैं वो सब कुछ इस यूनिट में हम कवर करेंगे, तो इसके बाद ये आएगा। तो पढ़ा है। जी जी जी। तो ये पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, इसके बाद हम लिमिटेड पार्टनर, जनरल पार्टनर, ये सब पढ़ेंगे ना। तो सारा कुछ आएगा इस यूनिट के अंदर। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ अ फर्म रिप्रेजेंट दैट अनदर पर्सन इज आल्सो अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड, मतलब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब ये होता है अगर कोई भी एस्टेपल में तो वो जो पर्सन है वो खुद ही बिहेव कर रहा था एज अ पार्टनर, एज एक इंप्रेशन दे रहा था कि वो पार्टनर है। पर कई कंपनीज में ऐसा होता है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को एज अ पार्टनर तो उसे कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पर देखा जाए तो वो भी एक पार्टनर नहीं है। ये the partnership relationship even after coming to know about it, such person is called partner by holding out. Such persons are not entitled, ये भी जो पर्सन होते हैं होल्डिंग आउट वाले भी होते हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस करा एज पार्टनर, वो भी लायबल नहीं है किसी भी प्रॉफिट के लिए, ना वो लायबल है किसी भी जो लॉस हुआ है उसके लिए। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज, लिमिटेड पार्टनर, जनरल पार्टनर, ये सब जनरल टर्म्स हैं। द लाइबिलिटी ऑफ सच पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब ये जो आपने शेयर वाली बात की थी, लाइबिलिटी उस पर्सन की उतनी ही है जितना उनका, अगर लॉस हुआ तो उनका जो उन्होंने शेयर, ये लिमिटेड पार्टनर जो है वो उन्हीं शेयर होल्डर्स की बात हो रही है जिन शेयर होल्डर्स की आप बात कर रहे थे, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने 100 रुपीज अपने लगाए, अगर लॉस हुआ तो आपको सिर्फ अपने उन्हीं 100 रुपीज पे लॉस होगा। अगर आपने प्रॉफिट हुआ तो उन्हीं 100 रुपीज पे प्रॉफिट होगा। आप सिर्फ लिमिटेड पार्टनर हैं उस कंपनी के, तो ये शेयर होल्डर्स की बात आ जाती है यहाँ पे। यस सर। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, आप किसी भी उस कंपनी के मैनेजमेंट और बिजनेस में पार्ट नहीं ले रहे हैं। आप ना कोई एडवाइजरी दे रहे हैं, आपको ना कोई, बस आप उनकी, ही हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, आप सिर्फ उस फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि ये फर्म कैसे काम कर रही है, पिछले 10 साल में इसकी क्या परफॉर्मेंस थी। तो इफ यू आर अ शेयर होल्डर यू आर अ लिमिटेड पार्टनर, आप यस सिर्फ सर। अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसी के लिए लायबल हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो भी, अगर लॉस होता है तो भी। तो लिमिटेड पार्टनर के अंदर आता है। जनरल पार्टनर वो होते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज अनलिमिटेड पार्टनर, हिज लायबिलिटीज अनलिमिटेड एज एंटाइटल्ड टू। जनरल पार्टनर नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका अगर कंपनी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 20 लोग इस कंपनी के प्रॉफिट और इस कंपनी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ही 20 लोग ऐसे होंगे अगर कंपनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है तो दे हैव टू पे फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो होते हैं जनरल पार्टनर्स। अगर कोई अपनी प्राइवेट उसका डेब्ट पे करने के लिए वो इतने लायबल हैं, उनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी वो दे के उसका डेब्ट पे करेंगे, नहीं तो उनके ऊपर जो जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इम्पोज हुए जाएंगे। लिमिटेड पार्टनर वो होता है जो नॉर्मली एक शेयर होल्डर है। जनरल पार्टनर वो होता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे इन्हीं 20-50 लोगों ने एक कंपनी शुरू की है और वो सारे अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी उठाते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डीड आप डीड वर्ड से समझते होंगे,
जो अभी बताया कि एक एग्रीमेंट होता है कुछ लोगों के बीच में, you know that a partnership is formed by an agreement may be either written or oral to avoid misunderstanding। मतलब एक एग्रीमेंट जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट में क्या होता है, नेम ऑफ द फर्म्स, नेम ऑफ द बिजनेस टू बी कैरिड आउट, नेम ऑफ द पार्टनर, कितने पार्टनर्स हैं, उनका कितना अमाउंट शेयर करेंगे, क्या लोन है, एडवांसेस बाय पार्टनर, कितने एडवांस दिया है किस पार्टनर ने, कितना इंटरेस्ट पेबल है, ये सब कुछ उस डीड में मेंशन होगा। तो मेरिट्स एंड लिमिटेशंस में आ जाते हैं इसकी। तो इजी फॉर्मेशन, मोर कैपिटल अवेलेबल, मोर डाइवर्स स्किल एंड एक्सपर्टीज, ये सारी मेरिट्स एंड की। तो इसके जो पूरा हमारा ये टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सिंपली अगर हम एक ओवरव्यू करें इसका, तो ओवरव्यू में क्या आ जाता है कि किस टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पार्टनरशिप डीड चाहिए। उसके बाद पार्टनरशिप डीड होने के बाद उसका क्या फायदा क्या नुकसान है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो ऑल्दो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट इजी, इसमें इजी फॉर्मेशन जो पॉइंट दिया गया है वो दूसरे तरीके से बताया गया है, क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म को बनाना इतना इजी नहीं होता, वो इसमें बताया गया है। एक सिंगुलरली ओन्ड फर्म को बनाना इजी है, आप एक सिंगुलरली ओन्ड फर्म को बहुत आसानी से बना लेंगे, बट इट इज मच लेस डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अ कंपनी। The partners agree to do a business together and draw up a sign a partnership agreement. After that, there is no complex government laws। मतलब कुछ पार्टनर्स मिलके अगर एक एग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं और एक बिजनेस को शुरू कर लेते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत कम हो जाता है, इसलिए इसमें इजी फॉर्मेशन बोला गया है इसको। मोर कैपिटल अवेलेबल, अगर आप सिंगुलरली ओन्ड हैं तो आपके पास सिर्फ जो आपके पास अपना पैसा है, आपकी फैमिली के पास पैसा है, आप वो लगा सकते हैं। पर अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल लोगों ने ओन की है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो मोर कैपिटल अवेलेबल होगा ऑफ कोर्स। मोर डाइवर्सिटी, बहुत सारे लोग, अगर 20 लोग इन्वॉल्व हैं, सबके पास अपने अपने स्किल्स होंगे, सबके पास अपनी अपनी एक्सपर्टीज होगी, वो सारे बताएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, सीक्रेसी, कीन इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट किसी डिपार्टमेंट में होगा तो वो उस पर काम कर सकता है। प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, जो रिस्क है वो सबके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, सबके लोगों में डिफ्यूज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे इसके प्रोज हैं। उसके बाद लिमिटेशंस बताई गई हैं, जैसे कि नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हम जो पढ़ चुके हैं सबके ऊपर लाइबिलिटी होगा। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सिंस द अकाउंट्स आर नॉट, ये क्योंकि गवर्नमेंट से लाइसेंस्ड नहीं होती हैं फर्म्स, जितनी भी अगर कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है, फर्म में नॉट बी एबल टू। तो पब्लिक में मोस्टली एक कॉन्फिडेंस जब होता है जब उनको पता चल जाता है कि इट इज अ, किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं उसके पीछे अगर ISI मार्क लिखा होगा, लगा होगा, या अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो फसाई मार्क लगा होगा, तो हम उससे एकदम से उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर लेते हैं। पर जो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी और नो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो इसी के अंदर आता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट से कोई आपके पास अप्रूवल नहीं है, कुछ लोगों ने मिलकर एक फर्म बना ली है, तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो आप में डेवलप नहीं होगा। उसके बाद आ जाती हैं जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स। ये जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स जो हैं ये यूनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जैसे कि एक हिंदू लॉ, देयर आर 2 स्कूल्स हैं हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ देयर आर 2 स्कूल्स। एक स्कूल्स तो ऑल ओवर इंडिया, जो मिताक्षरा है स्कूल है, स्कूल ऑफ लॉ है, ये पूरे इंडिया को कवर करता है, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़ के। और जो दया भागा है ये सिर्फ असम और बंगाल पे ही अप्लाई होता है। इन दोनों का मतलब क्या है, मिताक्षरा में क्या होता है कि जो 3 जनरेशंस हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर हैं और जो सन है, उनके जो जो आपकी प्रॉपर्टी है मिताक्षरा के अंदर, प्रॉपर्टी वो सक्सेशन के रूप में आगे आगे प्रोसेस होती है, आगे आगे मिलती चली जाती है, ग्रैंडफादर से फादर को, फादर से सन को। और इसी मिताक्षरा में अभी रिसेंटली एक्ट 1956 में जो हमारी फीमेल रिलेटिव्स हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है, मतलब जो फीमेल्स हैं वो भी एज अ डिपेंडेंट काउंट होंगी। वही जो दया भागा है वो बंगाल और असम में ही सिर्फ अप्लाई करता है। और अकॉर्डिंग टू दिस द मेल हायर्स बिकम द मेंबर, ये सिर्फ जब डेथ होगी किसी, अगर फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद ही सिर्फ जो मेल हायर्स हैं वो मेंबर्स बनेंगे इसके। मतलब डेथ से पहले आप नहीं अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं दया भागा के अंदर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए गए हैं। द डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डज नॉट डिसॉल्व द बिजनेस, बिजनेस डिसॉल्व नहीं होगा अगर कोई डेथ हो जाती है फैमिली में। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट, द जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म कैन बी डिसॉल्व
अगर कोई जॉइंट एग्रीमेंट बीच में हो जाता है तो ये जो हिंदू फैमिली फर्म है इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, इस लॉ को, एक्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो लॉ का आप नाम याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, दया भागा और मिताक्षरा, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया था 2008 में। इसमें क्या था, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट था, एक मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, कितने रिक्वायर्ड, अगर एक पार्टनरशिप है तो उसमें कितने रिक्वायर्ड मेंबर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, जो हमने अभी पहले शुरू में पढ़ा था। गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या, इसका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट क्या होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, वो सारा कुछ, मैनेजमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ऑडिट मीटिंग, ये सारा कुछ आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में। इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का नाम और ये कब पास हुआ था, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किस तरह कुछ आइडिया है, आपने पढ़ा था तो? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी एक तरह से, जो हमने अभी पढ़ा था, पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स मिलकर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स के साथ, लाइबिलिटी के साथ, तो वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। फॉर अ लार्ज स्केल बिजनेस यू रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट, स्पेशलाइज्ड मैनेजरियल स्किल्स, द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज वेरी हाई, द सिचुएशन लेड टू इमरजेंस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, not 1 or 2% but by a number of person called stakeholders, shareholders, thus it is possible, यही जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि अगर कुछ शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी को बनाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर, तो इसमें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट करवाना पड़ता है, जो गवर्नमेंट का एक कंपनीज एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, वो एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के रूप में काम करती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन आइदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एंड कैन श्योर द कंपनी एंड बी स्यूड बाय इट, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उसके, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टली कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज कर, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैन यूज द कंपनी एंड बी स्यूड बाय इट, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं और कंपनी उनको स्यू भी कर सकती है टाइम टू टाइम। उसके बाद एक उन सब मेंबर्स की एक कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, इट्स लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लुएंसी एंड इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, मतलब किसी भी शेयर होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, लुएंसी हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है ये कंपनी सक्सेस, इसकी कंपनी की एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यूअस रहेगी जब तक इसको लीगली डिसॉल्व नहीं कर दिया जाएगा, जब तक गवर्नमेंट इसको डिसॉल्व नहीं करेगी, ये कंपनी की जो एग्जिस्टेंस रहेगी इसका, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी भी मेंबर के ऊपर। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी की इसमें लिमिटेड होती है, क्योंकि आप इसके गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गई है तो लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आ जाता है इसके अंदर, आप जो शेयर्स हैं, नंबर मेंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंजॉय स्टैच्यूटरी राइट टू सेल द शेयर, वो शेयर अपने सेल कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स, आपको अदर शेयर होल्डर्स को बताने की जरूरत नहीं है और आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, ये आ जाता है। स्टैच्यूटरी रेगुलेशन, आपकी जो कंपनी एक्ट के, जो आपने कंपनी एक्ट में शुरू में रजिस्टर करवाया था इसके थ्रू, वो स्टैच्यूटरी रेगुलेशंस में आ जाता है एंड इट हैज टू फॉलो वेरियस प्रोविजंस ऑफ एक्ट, इस एक्ट के आपको सारे प्रोविजंस फॉलो करने होंगे, एक एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सारे बने हुए हैं वो सारे आपको फॉलो करने होंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी के अंदर अलग अलग कंपनीज, किस टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, वो सारी आपको बताई गई हैं, डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है, चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार कंपनीज अंडर द कंपनी एक्ट, मतलब जो किसी कोई भी कंपनी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट के साथ रजिस्ट्रेशन जिसकी हो रखी है उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल
जो एक चार्टर्ड गवर्नमेंट, जैसे कि अगर हम किसी कंपनी का एग्जांपल लें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने एग्जांपल लिया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, हडसन बे कंपनी, जो किसी भी स्पेशल रॉयल चार्टर्ड ग्रांटेड बाय द मोनार्च इज कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। किसी भी गवर्नमेंट के या मोनार्क के द्वारा अगर कोई स्पेशल चार्टर दिया गया और उसके हिसाब से कंपनी बनाई गई है तो उसे चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। किसी भी कोई भी नॉर्मल अगर कंपनी जिसके अंदर शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है हर चीज को लेके। ये शेयर होल्डर्स के बारे में ऐसे बताया गया, तो वो उसे अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। वही चीजें बार बार रिपीट होंगी इस यूनिट में। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, इन सम ऑफ द कंपनीज मेंबर्स आर गिवन गारंटी ऑफ डेब्ट्स, मतलब कोई कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उनको एक गारंटी दी जाती है कि आपको अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी कि अगर आपके कुछ शेयर्स हैं तो आपको उतना ही डेब्ट पे करना है कंपनी का, उससे ज्यादा नहीं करना है। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी उसके अंदर आता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, liability of the members is limited to the amount of shares held by them. The shareholder can be called upon to pay only the unpaid amount of shares, मतलब अगर कोई शेयर्स का अनपेड अमाउंट है सिर्फ वो पे करना है, तो वो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर आती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तीन इन पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक, कोई भी जो पब्लिक, जो नॉर्मल पब्लिक है, जो उसको प्रोहिबिट करते हैं, आप उसके शेयर, जो नॉर्मल पब्लिक है, शेयर्स नहीं खरीद सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का इसका जो, अगर इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़े तो जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? द राइट ऑफ द शेयर होल्डर टू ट्रांसफर, उसमें आप जो शेयर्स हैं अपने शेयर होल्डर्स हैं जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के, विदाउट। द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 7 बट देयर इज लिमिट टू बी मैक्सिमम नंबर, मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। मैक्सिमम कितने, एक लिमिट डिसाइड नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर मेंबर्स, मतलब वही जिसमें बाहर के मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में आती है। इट कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर, वही जो नॉर्मली हम किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम शेयर्स में पैसा नहीं लगा सकते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन है, हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर हम उस कंपनी के जॉइंट ऑनर हैं तो हम अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी वही होती है जो जॉइंटली किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी एनी गवर्नमेंट जो जॉइंटली किसी कंपनी को ओन करती है। 51% शेयर्स की इन्होंने यहाँ पे बात करी है। 51% शेयर्स वही हैं, जैसे कि LIC है, वो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जिसमें मेजर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स रहते हैं, 51%। उसके बाद नेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी वो होती है जिसकी बाउंड्रीज नेशनल होती हैं, मतलब वो अगर कोई इंडिया की कंपनी है और वो इंडिया की ही बाउंड्रीज में कंटेंट है, वो सिर्फ इंडिया में ही सेल कर रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो नेशनल कंपनी होगी। मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जैसे कि कोई भी हम कंपनी ले सकते हैं, गूगल, डेल, IBM, ये जितनी भी कंप्यूटर ओरिएंटेड, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कंपनी है, ये MNCs हैं, और भी जितनी भी स्टील ओरिएंटेड, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जो हम यूजुअली सुनते हैं आजकल, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज और गवर्नमेंट नेशनल कंपनीज के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में लास्ट में। इनके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं ये सारा इसमें समझाए गए। ये सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इनकी क्या लिमिटेशंस हैं? डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी, डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कोई भी होगी तो उसकी फॉर्मेशन में डिफिकल्टी होगी। 51% शेयर्स 51% शेयर गवर्नमेंट के पास रहते हैं, बाकी शेयर्स तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। तो ये डिफिकल्टीज आती हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अगर किसी कंपनी में मोस्ट ऑफ द शेयर्स गवर्नमेंट के हैं तो सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो लूप होगा गवर्नमेंट के साथ।
तो डिसीजन मेकिंग में टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, आप एकदम से डिसीजन नहीं लेंगे। अगर कोई भी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है तो आप उसमें, छोटी कंपनी है, छोटी फर्म है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होगी। पर गवर्नमेंट और कंपनीज के अंदर डिले इन डिसीजन मेकिंग हो सकती है। इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेग्लेक्ट हो सकते हैं, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट हो क्योंकि जो पर्सनली आप किसी कंपनी में अगर इन्वॉल्व हैं, आपका पैसा इन्वॉल्व है, तो आप पर्सनल इंटरेस्ट आपका बहुत ज्यादा होगा उस कंपनी के अंदर। पर अगर वही आपको पता है कि आप मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म हो जाएगा उस कंपनी के अंदर से। तो ये सारी लिमिटेशंस आती हैं। 1% कंपनी ओपीसी 5.4.4, ये 1% कंपनी का वही मतलब है जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं, उसको डिटेल में बताया गया है कि 1% की कंपनी है जिसके उसी पर्सन को सारे डिसीजंस लेने हैं, उसी पर्सन की सारी लाइबिलिटी है। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये बताया गया है। एनओपीसी में भी रजिस्टर्ड एज लिमिटेड बाय शेयर लिमिट, उसमें शेयर होल्डर्स बहुत लिमिटेड होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे ही नहीं अगर आपकी कंपनी है तो। गारंटी बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि एक पर्सन के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, तो वो एक गारंटी ऑफ बेनिफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होगा। ऐसा हो भी सकता है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो ये सब ओपीसी के अंदर आता है। रिलैक्सेशंस क्या होती हैं ओपीसी के अंदर? देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब एक छोटी कंपनी है तो उसको सारा कुछ अब गवर्नमेंट एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के, जरूरी नहीं है कि वो हर बार एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के हर बार सबमिट करें, क्योंकि वो छोटी कंपनी है, छोटी फर्म है। देयर इज नो नेसेसिटी फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि एक छोटी फर्म की बात हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी। सेक्शन 1996 के हिसाब से गवर्नमेंट के कुछ सेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे सेक्शन 122, सेक्शन 137, उनको रूल्स को फॉलो करना होता है। पर अगर आप एक छोटी फर्म है तो एक नेसेसिटी नहीं है आपकी उन सब रूल्स को फॉलो करना। उसके बाद आ जाता है स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू ओपीसीज एज पर रूल्स फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ओपीसीज के रूल्स हो सकते हैं जो फॉर्म किसने बनाए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, वो सारे रूल्स बताए गए हैं। इसमें से कुछ रूल्स हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसमें where the paid up share capital of one person company exceeds 50 lakh rupees, it is average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore rupees, it shall cease to be entitled to continue as one person company. It may convert itself to a private or public company within the period of 6 months from the date it paid the capital exceeds 50 lakhs and turnover and exceeds turnover exceeds रुपये। मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी एक पर्सन ओन्ड, 1% ओन्ड कंपनी है, ओपीसी कंपनी है, और उसका जो शेयर है, कैपिटल शेयर है, मतलब वो 50 लाख से ज्यादा बढ़ जाता है और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपने आप को कन्वर्ट करने का प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में विद इन 6 मंथ्स। जब ये हुआ है 2 करोड़ से ज्यादा आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी कंपनी को ओपीसी से, 1% कंपनी से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इट में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट इट पेड अप कैपिटल एक्सीड। जब से आपने 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया है या कैपिटल एक्सीड हुआ है 50 लाख से ज्यादा, तो आप उसके विद इन 6 मंथ्स में आप अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के रूप में भी बना सकते हैं। ऐसे ही ये बहुत सारे रूल्स इसमें बताए गए हैं, ये सारे रूल्स आप पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं। अब ओपीसी के बाद आ जाता है 1% कंपनी के बाद आ जाता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या है कि जिसमें एक पर्सन ओन नहीं करता है कंपनी को, पर बहुत सारे भी नहीं करते हैं, एक छोटी सी कंपनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन द कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट्स का कब ये एक्ट आई आपको ध्यान में रखना है। According to Section 285 of the Companies Act 2013, small company means a company other than the public company. Paid up share capital of which does not exist 50 lakhs, मतलब उसका जो शेयर कैपिटल है उसका वो 50 लाख से ज्यादा ना हो, जो कि हमारा ओपीसी में भी था। और सच हायर अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट मोर देन 5 करोड़ रुपीज। 5 वहां पे 2 करोड़ की लिमिट थी, यहाँ पे 5 करोड़ की लिमिट है। टर्नओवर ऑफ विच as per its last profit and last account does not exist 2 crore rupees।
तो टर्नओवर में 2 करोड़ की बात की गई है इसमें भी, जो स्मॉल कंपनी की अगर हम बात करें। However, the expression of small company, small not include a holding company or a subsidiary company. एक होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी नहीं होगी वो। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, a company or a body corporate governed by any special act, वो किसी भी स्पेशल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट से गवर्न नहीं होगी कंपनी, स्मॉल कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने एक बार बैक देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। स्मॉल कंपनी क्या होती है हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा ओपीसी 1% कंपनी क्या होती है। 1% कंपनी से पहले हम पढ़ रहे थे लिमिटेशंस क्या है, किसी भी मेरिट्स एंड लिमिटेशन क्या है किसी भी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली स्टार्टेड बाय द पुअर एंड इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस टू प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर कोई भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपनी इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिकली पुअर है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, तो वो आ जाता है कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। The primary object of any cooperative organization is to render services to its members। मतलब आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बनाई जाए जो एक दूसरे को प्रॉफिट करे। In this respect, it is different from the other 3 forms of organization which are primarily made from जो और अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, पर जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती है। वो ये ध्यान में रख के बनाई जाती है जो जिन मेंबर्स ने इनको मिलकर बनाया उन मेंबर्स सबको किसी ना किसी रूप में फायदा हो। इसमें कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सिंपली किसी भी एक फर्म का एग्जांपल ले सकते हैं जो एज अ सोशल वर्क काम कर रही है, जिसमें प्रॉफिट का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर वो सोशली हेल्प कर रहे हैं लोगों की जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, जो एजुकेशनली इकोनॉमिकली अपने आप को उठा नहीं पा रहे हैं। उनको हेल्प करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं कि वॉलंटरीली एसोसिएशन होती है, मतलब बहुत सारे लोग वॉलंटरीली मिलके ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन ने बहुत लोगों को बुला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जैसे कि 1% कंपनी में ओपीसी में होता है। या एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा शेयर होल्डर्स मिलके किसी कंपनी को बना रहे हैं। इसमें वॉलंटरली बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हमने बात करी किसी भी सोशल फर्म की जो सोशली हेल्प कर रही है सोसाइटी को, तो वॉलंटरली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक कॉज के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए। तो as stated above, persons during of pursuing a common objective can form themselves into an association and leave the same, and when one likes any person can become a member irrespective of his caste, creed and religion। वही सिंपल सी बात है कि अगर हम बहुत सारे लोग मिलके एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं तो वो इसके मेन फीचर्स के अंदर आ जाता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, सारों का मिलके, डेमोक्रेटिक का मतलब वही है कि सब मिलके डिसीजन लेते हैं, सबका जो मेजोरिटी का डिसीजन होता है वो डिसीजन लिया जाता है इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो बेनिफिट के लिए होता है, सबके बेनिफिट के लिए। कहीं ऐसी जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कोई वो गवर्नमेंट कंट्रोल भी होता है इन ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट इनको फंड भी करती है कई बार। जो हमारी जितनी भी किसी भी पार्ट ऑफ सोसाइटी को अगर कोई फायदा करने वाली कोई भी फर्म है या कोई भी सोसाइटी है जो फॉर्म हुई है, तो उसको गवर्नमेंट भी कई बार फंड करती है। इनमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई भी जैसे सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस की बात करी है इसमें, अगर आपके पास कोई भी प्रॉफिट हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी तरह से कोई प्रॉफिट हुआ है, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है मोस्टली, पर अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो वो जो सरप्लस अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया है अब आपके पास, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ बोनस। The bonus is not the promotion of the share capital, but is the promotion of the business they have done with the society. For example, in case of a consumer cooperative society, bonus is paid in the promotion of the
purchases made by the member from the society. Similarly, in the case of producer, society bonus is paid in the proportion of the goods delivered for the sale of the society. मतलब किसी भी सोसाइटी के सेल में जो बोनस अगर हम पे करने की बात कर रहे हैं तो बोनस इज पेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड फॉर द सेल, मतलब जो सेल में गुड्स डिलीवर हुए हैं उसके प्रोपोर्शन में ही बोनस दिया जाता है। बोनस इज पेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द परचेजेस, जो परचेजेस लिए हैं उसके फॉर्म में कुछ बोनस दे दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी, अगर इसको समझना चाहें तो कोई भी एक किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई एक प्रोडक्ट डिस्कवर किया है, जो लोगों के जो आपस की कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ रहे हैं हम, तो लोगों के फायदे के लिए काम आता है वो प्रोडक्ट। तो अगर कोई बोनस देना है तो आप उस अगर प्रोडक्ट को आपस में खरीद रहे हैं तो उसी में ही कुछ अमाउंट आपको ऑफ कर दिया जाएगा एज अ, तो वो सरप्लस अमाउंट जो है वो इस तरह से यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 10 रुपए की चीज़ है जो हमने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाई है, अगर आप उसको खरीदते हैं तो वो जो सरप्लस अमाउंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, उस 10 रुपए की चीज़ को आपको 2 रुपए कम या 3 रुपए कम करके दे दिया जाएगा उस सरप्लस को यूज करने के लिए और सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए। तो उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स की क्या क्या, किस तरह के क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। कोऑपरेटिव हो सकते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है? पीपल हु वांट टू ऑब्टेन देयर डे टू डे हाउस होल्ड गुड एट रीजनेबल प्राइसेस, वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव वो है जो प्रोड्यूस करता है किसी भी चीज को और वो उस प्रोडक्शन को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाह रहा है। दे आर आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव वो है जिसमें छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जाती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स इसके अंदर आ जाते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। और फार्मिंग कोऑपरेटिव्स जो फार्मर्स के साथ इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय स्मॉल फार्मर्स, देयरफॉर स्मॉल फार्मर्स फॉर्म इनटू अ कोऑपरेटिव। मतलब बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स मिलके एक कोऑपरेशन बना लेते हैं एंड कैरी ऑन द वर्क जॉइंटली एंड शेयर द रिटर्न्स। जो अगर छोटे छोटे कोई फार्मर्स है जिनके पास कम लैंड है, वो अगर अलग अलग कुछ क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उन क्रॉप्स को बेचने अगर वो जाएंगे तो उनको बहुत कम प्रॉफिट होगा। वहीं अगर वो मिलके एक डिसीजन लेंगे, एक कॉपरेशन बना लेंगे और अब सारे मिलके एक अपनी जो जितनी भी उनकी जमीन है तो थोड़ी थोड़ी मिलके बहुत ज्यादा हो जाएगी और उस पर एक तरह की क्रॉप लगाएंगे जो बेनिफिशियल हो सकती है और डिवाइड करेंगे तो उसको बेचना भी आसान हो जाएगा क्योंकि वो एक टाइप की क्रॉप है। आप किसी एक सेलर को बेच सकते हैं और उसके प्रॉफिट्स को आप बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं आपस में। वहीं अगर आप एक अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे हैं एज अ फार्मर तो आपको अलग अलग लोग ढूंढने होंगे उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए अपनी क्रॉप्स को। और फिर उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाता है कि आपकी अगर आप मिलके काम कर रहे हैं तो आप एक क्रॉप को लगाएंगे सब, और अगर आप अलग अलग काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि दो छोटे छोटे फार्मर्स एक ही क्रॉप को लगाएं और जब वो उनको बेचने जाएंगे तो एक कंपटीशन आ जाएगा जिसकी वजह से उन दोनों को ही नुकसान होगा। तो फार्मर कोऑपरेटिव्स के अंदर वही आता है। मेरिट एंड लिमिटेशंस बताई गई हैं, ये वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी मेरिट एंड लिमिटेशंस में। लिमिटेड लाइबिलिटी, सोशल सर्विस जो हम पढ़ चुके हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटी होती है। ओपन मेंबरशिप का मतलब वही है कि कोई भी बहुत सारे लोग, मेंबरशिप इसकी ओपन है, बहुत सारे फार्मर्स मिलके, अगर हम फार्मर्स का एग्जांपल लें तो कोई भी फार्मर उस कॉपरेशन को ज्वाइन कर सकता है बड़े इजीली। इसकी लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऐसा हो सकता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाइए, हमने लैक ऑफ इंटरेस्ट पहले भी पढ़ा था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकती है, जब बहुत सारे लोग मिल गए हैं तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकती है। करप्शन हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं सेलिंग ऑफ क्रॉप्स में, अगर हम फार्मर्स की बात करें, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं है, जो इतने साउंड नहीं है कि वो अपनी क्रॉप्स को अच्छी जगह सेल कर सकें, तो वहाँ पे करप्शन का एक पार्ट आ सकता है। सिक्रेसी, लैक ऑफ सिक्रेसी का पार्ट आ सकता है। इनसफिशिएंट मोटिवेशन का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिर से मैं एक बार कोट कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो है जहाँ पर कुछ लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। अपने बेनिफिट के लिए हमने एक फार्मर्स का एग्जांपल लिया था, जिससे वो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, अगर या छोटे छोटे कोई भी बिजनेस होल्डर्स हैं जो एक टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, वो मिल के एक बड़ा बिजनेस करें और
उसकी वजह से उन्हें जो डिफिकल्टीज फेस होती हैं, अगर छोटे छोटे कोई भी बिजनेस ओनर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होंगी किसी को ढूंढने में, क्योंकि उनकी जो अपनी सप्लाई है वो बहुत कम है। अगर वो सप्लाई की बात करें तो डिफिकल्टी होगी किसी कंज्यूमर को ढूंढने में। वहीं अगर वो एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं तो उनको मिल के ऐसा हो सकता है कि किसी एक, अगर वो 20 फार्मर्स हैं तो ऐसा हो सकता है किसी एक फार्मर की बहुत अच्छी रेपुटेशन हो जो कंज्यूमर्स हैं उसमें, तो वो मिल के, क्योंकि वो अब मिल चुके हैं, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बना ली है उन्होंने, तो वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करके, किसी की एक्सपर्टीज सेलिंग में है, किसी की एक्सपर्टीज क्रॉप को अच्छा उगाने में है, किसी की भी एक्सपर्टीज कुछ है, तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का यही फायदा है कि उन जो छोटे छोटे 20 फार्मर्स थे उन सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, और अपनी एक्सपर्टीज अब पूरे जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास एक जैसी एक्सपर्टीज नहीं होती। कोई सेल अच्छा कर सकता है, कोई उगा अच्छा सकता है, तो जब वो मिल जाएंगे तो वो एक्सपर्टीज एक दूसरे की यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो ये आ जाती है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 6 यूनिट में हम शुरू करते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो इसके क्या रिक्विजिट्स होते हैं ऑफ आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ में। Before we discuss how to select a particular form of business organization in a given situation, we should know the essentials of an ideal form of organization. This may help in the evaluation. Ease of formation. An important factor of preferring a particular form of organization to another is to ease with which the business can be brought into existence. The comparative ease of difficulties forming a particular form of organization mainly depends on 3 factors. इसमें 3 फैक्टर्स बताए गए हैं कि ईज ऑफ फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, उसके क्या 3 फैक्टर्स हैं। Formation expenses by the way of registration fees, stamp duties, fees of legal experts, charges involved, ये सारी चीजें हैं। Legal formalities and procedural delays etc. Unless it is very essential, it is better to go form an organization which is easy to form. Scope of raising capital. The choice of organization mainly depends on the amount of capital required. तो क्या आपकी कैपिटल रिक्वायर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो क्या आपकी चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना कैपिटल आपको रेज करना है, कितना कैपिटल आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू ओपन अ रिटेल शॉप ऑफ इन ग्रोसरीज, द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड विल नॉट बी मच, बट इफ यू वांट टू सेट अ शुगर फैक्ट्री यू मे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल क्या है कि कितना आपको कैपिटल रेज करना है, वो डिपेंड करेगा कि आपके किस तरह की आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। एक रिटेल स्टोर बना रहे हैं, आप एक फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, कितनी लाइबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। लाइबिलिटी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यू नो द एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिलेवेंट इन ईच बिजनेस। इन द व्यू ऑफ नॉर्मली द बिजनेस मैन प्रेफर लिमिटेड लाइबिलिटी। कोई भी बिजनेसमैन होगा वो एक बहुत ही कम लाइबिलिटी, जितनी कम लाइबिलिटी हो सकती है उतनी प्रेफर करेगा। ऑब्वियसली लिमिटेड लाइबिलिटी इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। However, to contain amount of risk is also found to be important to provide the needed। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लिमिटेड लाइबल रखना है तो वो एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। नॉर्मली द बिजनेस प्रेफर लिमिटेड लाइबिलिटी, पर रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, और रिस्क जहाँ पे आता है वहाँ लाइबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ये सब आप टैक्स बर्डन क्या हो सकता है, बिजनेस टैक्सेस, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप नॉर्मल टर्म से टैक्स बर्डन क्या होता है, बिजनेस सीक्रेसी क्या होती है, आप पढ़ सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी कंपैरिजन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने ये सब सुन लिया है अब, तो आपको ये समझने में बड़ा इजी होगा। ये जो टेबल दी गई है कंपैरिजन ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे अगर आप इस टेबल को एक बार देख लेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको याद आ जाएंगे जो भी अभी हमने डिस्कस करे हैं। तो इसको टेबल को देखने से आपका जो एक समअप है वो हो जाएगा। इसमें से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये मोटा मोटा हम पढ़ चुके हैं पहले। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो थी जिसमें शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, जिसमें बाहर के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। नॉर्मली जो अभी हमने बात की थी कि कैसे
शेयर्स आप खरीद सकते हैं किसी कंपनी के। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप शेयर्स खरीद सकते हैं, आप अपने जो अगर आप ऑनर हैं किसी शेयर्स के अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने जो डिटेल में पढ़ी थी कि क्या होती है, जो कुछ लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं या अपने बेनिफिट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। तो ये टेबल आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 6.4 क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल टर्म है कि आपको क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, वही जो हमने पढ़ा था। अगर आपको एक रिटेल स्टोर ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। इसमें क्राइटेरिया को क्या हमें क्या नीड होंगी, क्या हमें पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, द कितना हमें पैसा चाहिए उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, ये सारा आ जाता है क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। तो इसके अंदर हमें क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस हमें शुरू करना है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कितना बड़ा हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब आप अगर एक छोटा सा रिटेल स्टोर खोल रहे हैं तो एरिया ऑफ ऑपरेशन आपका बहुत लिमिटेड होगा, पर अगर आप एक बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपका एरिया ऑपरेशन बढ़ जाएगा, आप उसको उसकी ब्रांचेस भी खोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डिजायर फॉर कंट्रोल, आप डिजायर फॉर कंट्रोल का मतलब होता है कि कितना, अगर आपको एक फर्म बनानी है तो आपको कितना कंट्रोल अपने पास रखना है, कितना कंट्रोल सबको अपने शेयर होल्डर्स को बांटना है। डिजायर ऑफ कंट्रोल उसके अंदर आ जाता है कि हाउ मच कंट्रोल यू वांट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी यू हैव जस्ट स्टार्टेड। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना आपको पैसा चाहिए। एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, रिस्क एंड लाइबिलिटी हम पहले पढ़ चुके, कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा किसी भी बिजनेस में, ये आपको ध्यान में रखना है। शुरू में जब आप बिजनेस किसी को भी शुरू कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखते हैं कि कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, कितनी हमारी लाइबिलिटी होगी, अगर आप सिंगल एलएलपी ऑन है या मल्टीपल लोग उसे ऑन करते हैं तो कितनी लाइबिलिटी होगी। गवर्नमेंट रेगुलेशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्या रेगुलेशन है गवर्नमेंट की, अगर आप कोई सेफ्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्या रेगुलेशन हैं। ये सारी हमारी आ जाती है क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये 7 पॉइंट्स में बताए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट रेगुलेशन और एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्या बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है अगर आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया है और उसके बाद आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं फर्दर। हमने कल बात की थी फ्रेंचाइजीज की, फ्रेंचाइजी वो एक्सपेंशन के अंदर ही आता है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसके लिए क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने ज़्यादा चाहिए होंगे, कितनी इंटरनल रिकॉग्निशन कंट्रोल चाहिए होगा। अगर आप अपने फ्रेंचाइजीज बनाते हैं, अगर आप फर्दर एक्सपेंड करते हैं अपने बिजनेस को किसी और शहर के अंदर, तो कितना कंट्रोल आप कितने किसको देना चाहते हैं, इंटरनल कंट्रोल रिकॉग्निशन कितना है। तो वो सारा चीज़ आ जाती है एक्सपेंशन के अंदर। लाइबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितनी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितना बढ़ जाएगा, ये सब क्राइटेरिया ऑफ टाइम एक्सपेंशन के अंदर आ जाता है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही है जो हमने अभी डिस्कस करा। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ते हैं कुछ एक छोटी सी ब्रेक लेने के बाद।
तो अब हम शुरू करते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही सिंपल एक टर्म है जो इसमें एक्सप्लेन की गई है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं अगर आपने इस पार्ट में इसमें पढ़ा होगा तो, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इसमें बताया गया है कि लाइक देयर आर स्मॉल बिजनेस लाइक ग्रोसरी स्टोर्स, हेयर ड्रेसर्स, स्मॉल रेस्टोरेंट, होटल, स्मॉल ऑटो वर्कशॉप एटसेट्रा, बेकरीज, ड्राई क्लीनर एटसेट्रा आर प्रीडोमिनेंटली स्टोर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आती हैं चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। The reasons of preferring sole partnership form of organization for these type of businesses are abundantly clear. They function on a small scale. ये अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चॉइस कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहते हैं, तो ये छोटे जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या नीड्स होती हैं। बिजनेस आर एविडेंटली क्लियर। द फंक्शन ऑफ स्मॉल स्केल केटर टू द नीड्स ऑफ लिमिटेड मार्केट। वो लिमिटेड मार्केट के लिए ही जस्टिफाइड होंगे। ये सिंपल टर्म्स हैं जो आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं। Moreover, they require personal attention of the owners to deal with the face to face situation। आप फेस टू फेस इनमें कोई भी, जितनी भी हमने इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, इनमें आप फेस टू फेस काम करेंगे। वहीं अगर आप रिलेटिवली लार्जर स्केल की बात करते हैं तो वर्कशॉप्स होगी, लार्ज रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, लार्ज स्केल रिटेल हाउसेज हो गए। In these cases, the entrepreneurs would like to pool their capital and skills and experience, etc., as the partners of the firm. The internal organization of such undertaking is looked after by the partners who specialize। इस सिंपल इसमें बताया गया, अगर कोई भी चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कर रहे हैं, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा, फेस टू फेस आप बात करेंगे, एक पर्सनल टच होगा। वहीं एक अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगी, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है, जो आपका सीईओ है, उसके अंदर जो लोग मैनेजर्स काम करते हैं, जो उसके अंदर पार्टनर्स काम कर रहे हैं, उनके अलग अलग एक्सपर्टाइज होगी और वो उन एक्सपर्टाइज के हिसाब से मैनेज करेंगे अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं। किसी भी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन लार्ज डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना काम होता है वहाँ के शेयर होल्डर्स, जिनके पास अलग अलग एक्सपर्टाइज होगी। ऑन द अदर हैंड, द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल। ये कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसर, फार्मर्स, कंज्यूमर्स एटसेट्रा। अब सोशल एंटरप्राइजेस क्या होती है? द सोशल एंटरप्राइजेस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। These enterprises have been involved in dealing with the issues of education, training। कोई भी सोशली एक्टिव, कोई भी, अगर हम किसी भी किसी संस्था की बात करें जो एजुकेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इनइक्विटी के बारे में बात करती है, कोई भी जितने भी ये ऑर्फनेज होते हैं, ये भी एक तरह की एक सोशल एंटरप्राइज है, जिसमें एक जो टिपिकली एक वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन, इनइक्विटी एटसेट्रा, तो जो भी इनके बारे में बात करते हैं वो सारी सोशल एंटरप्राइजेस के अंदर आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2050, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोशल एंटरप्राइजेज हैव emerged as important business instruments to address the issue of poverty। तो जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट जो आया था 2015 में, हमने कल भी पढ़ा था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। किस इनके टर्म्स में? एजुकेशन के टर्म्स में, पॉवर्टी के टर्म्स में, अनएम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में। सोशल एंटरप्राइजेज हैव emerged to the important business instrument। वही चीजें बार बार बताई गई हैं। दे प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच हेल्प इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। जो प्रॉब्लम सोसाइटी है उसके डील करने के लिए जो काम कर रही हैं सोसाइटी, जो फर्म्स काम कर रही हैं, वो सोशल एंटरप्राइजेज हैं वो सारी। यूके गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। It is clear from the definition that social objective, it is the primary aim to social enterprises। social objective ही इनका primary aim होता है किसी भी social enterprise का। ऑर्फनेज एक एग्जांपल है उसका। यहाँ पे 6th जो यूनिट है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद हम 7th यूनिट शुरू करते हैं। क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए थोड़ी सी जल्दी हमें यूनिट को खत्म करना होगा। कोई भी इशू आता है अगर बीच में, तो आप बीच में पूछ सकते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है? पब्लिक एंटरप्राइज नॉर्म, हमने एक छोटा सा एक
एक डिस्कशन किया था पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में, अब उसी चीज को बड़े रूप में एक्सप्लेन करा गया यूनिट 7 में। पब्लिक एंटरप्राइजेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है। पब्लिक एंटरप्राइज वही होते हैं जिसमें हमने फार्मर्स का एग्जांपल दिया था, वही पब्लिक एंटरप्राइज होती है। तो छोटे छोटे कुछ फर्म्स या कुछ फार्मर्स या कुछ छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स मिल के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, अपनी और अपनी अपनी स्किल और एक्सपर्टीज को शेयर करते हैं, वो पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर आता है। इसको हम पूरी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर कौन सी 3 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर ये 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं, कंपनीज और कॉर्पोरेशन आ सकती हैं। व्हाट इज पब्लिक एंटरप्राइज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा हम थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ ले लेते हैं जिससे एक दोबारा से आइडिया हो जाए, रिवाइज हो जाए। Strictly speaking, the term public enterprise as a business entity refers to any industrial or commercial undertaking which is owned or managed by the central state. पब्लिक एंटरप्राइज का अगर हम एक एग्जांपल लें तो पब्लिक एंटरप्राइज जैसे कि हमारे जो बैंक्स हैं वो पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर आते हैं। The public enterprise include manufacturing, trading, as well as service organization, which are essential business undertakings. Scheme of public enterprise, महारत्ना कंपनीज आपने सुनी होंगी, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, IOL है, NTPC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, गेल है, गेल इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ये सारी महारत्ना स्कीम के अंडर आती हैं गवर्नमेंट की, और ये गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेज होते हैं, इनको पब्लिक एंटरप्राइजेज बोलते हैं, जो पब्लिक से डील करते हैं डायरेक्टली। उसके बाद आता है नवरत्ना स्कीम। नवरत्ना स्कीम के अंदर कौन कौन से, हम इनके एग्जांपल से ही समझ सकते हैं कि नवरत्ना स्कीम के अंदर कौन सी एंटरप्राइजेज आती हैं। नवरत्ना के अंदर आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर इवेंट, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारे नवरत्ना स्कीम के अंडर आती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है मनी रत्ना स्कीम। ये 3 स्कीम्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना स्कीम। मिनी रत्ना स्कीम के अंदर आ जाती हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, भारत पंप्स, जो है भारत पंप्स हम यूजुअली देखते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये 3 स्कीम्स के अंडर ये डिफरेंट कंपनीज आती हैं। उसके बाद में डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट इज द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग द एसेट और सब्सिडियरी। तो किसी भी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, तो उसको लिक्विफाई करना, लिक्विफाई ऑफ अटैच, अगर वो लॉस में जाती है, उसे अपने गवर्नमेंट उसके एसेट्स को लिक्विफाई करता है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इस टर्म को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि फीचर्स क्या है डिसइन्वेस्टमेंट के। इनमें से एक पॉइंट अगर हम पढ़ें तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग in the identified CPSCs up to 50% or more along with transfer of management and control। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जिसमें हम एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो गवर्नमेंट का पोर्शन है, शेयर होल्डिंग है, उसको हम आइडेंटिफाई करके सेल कर देते हैं उस पोर्शन को, सब्सटेंशियल पोर्शन को, और जो कंट्रोल है वो भी किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो आ जाता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब ये डिफरेंस बताया गया है पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर। वो नॉर्मल सा डिफरेंस है। पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट ओन्ड होती है, प्राइवेट एंटरप्राइज जो प्राइवेटली किसी का भी आप कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। जितनी भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हमने इनकी बात करी थी, ये सारी गवर्नमेंट ओन्ड है। कोई भी पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज वो होगी जो प्राइवेटली ओन्ड होती है, जो किसी एक जो गवर्नमेंट का उसमें रोल नहीं होता, किसी एक प्राइवेटली किसी एक पर्सन के ग्रुप ऑफ पर्संस ओन करते हैं उस कंपनी को, वो प्राइवेट एंटरप्राइज होती है। फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज बताए गए हैं। इनमें से अगर हम एक फीचर पढ़े हैं, पब्लिक एंटरप्राइज कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दीज आर गवर्न्ड बाय द पब्लिक पॉलिसीज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। इनकी पॉलिसीज जो हैं वो गवर्नमेंट ले डाउन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड होती है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से पब्लिक एंटरप्राइज काम करती है। These objectives are laid down in conformity with development plans. They are accountable for to the parliament। अगर कोई भी इसके पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर कोई भी चेंजेस अगर हमें लाने हैं, तो वो पार्लियामेंट के थ्रू होके जाते हैं, कोई भी एक्ट के थ्रू होके जाते हैं पार्लियामेंट के। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन
आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पब्लिक एंटरप्राइज के कोई मेनली यही ऑब्जेक्टिव होते हैं कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट किसी भी तरह, गवर्नमेंट की ग्रोथ का मतलब होता है कि आपकी कंट्री की ग्रोथ होगी। ये वाइस वर्सा काम करता है। अगर आप टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है आपकी कंट्री में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी पे, आपकी कंट्री की ग्रोथ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। टू एंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, एक बैलेंस डेवलपमेंट हो पूरी कंट्री की, उसका ये भी पब्लिक एंटरप्राइज का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, अगर आप एक पब्लिक एंटरप्राइज में काम करते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मिलेगी, आपको आप एक सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी जॉब से, आप अपनी आपके पास एक तरह की एक गारंटी होगी अपनी जॉब के लिए को लेकर। अगर आपको प्रमोशंस के लिए आपके पास एक एक स्टैचुरी फॉर्म होगी ऑलरेडी के किस टाइम पे आपको क्या प्रमोशंस मिलेंगे, या क्या आपको वेजेस कितनी हायर मिलेंगी, आपको क्या करना चाहिए अपने प्रमोशंस के लिए, सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर, उसके अंदर आता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अगर हम पढ़ें तो इसमें the expansion of public enterprise have to led to the reduction of income disparities as compared to private enterprise. The salary differential between the lowest and the highest paid employees is much less than in public enterprise. मतलब इसमें ये बताया गया है अगर आप एक प्राइवेट एंटरप्राइज में आप काम करते हैं, किसी आईटी फर्म का एग्जांपल लें, तो ऐसा हो सकता है कि जो हायर एम्प्लॉयज हैं और जो लोअर एम्प्लॉयज हैं उनकी वेजेस में बहुत ज़्यादा फर्क हो। हायर एम्प्लॉयज अगर एनुअली करोर्स में कमा रहे हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो लोएस्ट एम्प्लॉय होगा वो बहुत ही कम, एक एनुअल अगर उसका पैकेज होगा 4 या 5 लाख का, तो एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है प्राइवेट एंटरप्राइज में। पर पब्लिक एंटरप्राइज क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइडेड होता है, तो स्केल्स, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज की बात करें तो ऑलरेडी स्केल्स डिफाइंड हैं कि एक जो हेड है, जो मैनेजर है, जो डायरेक्टर है, उसका क्या स्केल होगा, जो एक उसके नीचे उनके पीए हैं उनका क्या स्केल होगा, जो असिस्टेंट्स हैं उनका क्या स्केल होगा, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ हद तक डिफरेंस होता है। प्राइवेट एंटरप्राइज में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, करोर्स और लैक्स की बात हो सकती है। तो ये इसमें पॉइंट में बताया गया है, और भी अलग अलग पॉइंट बताएंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है पब्लिक एंटरप्राइज में, अगर इसमें से हम एक पॉइंट पढ़े, मैनी इंपॉर्टेंट लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज आर इन एरियाज वेयर टेक्नोलॉजी इज डिफिकल्ट एंड न्यू एंड ऑल्सो द लोकेशन इज नॉट। तो जो पब्लिक एंटरप्राइज हैं वो क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड हैं, तो वो बहुत सारी एक्सपेंशन होती है उनकी, बहुत सारी ऐसी जगह पे भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज होती हैं, जैसे कि अगर जहाँ पर जो मटेरियल, अगर हम किसी एक ऐसी एंटरप्राइज की बात करें, जैसे कि अगर हम भारत पेट्रोलियम का एग्जांपल लें, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसी जगह पे उसकी एक ब्रांच हो जहाँ पर लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो, जहाँ पर कोई भी चीज़ पहुँचाने में टू गेट सम रॉ मटेरियल वो बहुत डिफिकल्ट हो। तो ये सारी लिमिटेशंस के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड है, तो वो टारगेटेड होती हैं कि हम किसी भी कोई भी अगर पब्लिक एंटरप्राइज होगी तो गवर्नमेंट ऐसा टारगेट करेगी कि वो किसी ऐसी जगह पे अपनी एंटरप्राइज को बनाए या उसकी ब्रांच को बनाए जहाँ जो इकोनॉमिकली वीक है, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी काम मिले, वहाँ के लोग उसमें उसके अंदर काम कर सकें और वो इकोनॉमिकली वो एरिया ग्रो हो सके। तो बहुत बार इश्यूज आते हैं कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम एक बहुत ही लेस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एरिया में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। एक लिमिटेशन है। ऐसे ही अलग अलग लिमिटेशन इसमें दी गई हैं। The workers unions are strong and well organized, so they are able to extract from these enterprise more than their rightful share. कई बार क्योंकि ऐसी जगहों पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके अंदर बहुत ही म्यूचुअली एक दूसरे के लिए म्यूचुअली इतना इन्वॉल्व हैं कि वो कई बार जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। अंडर दिस form of organization, business activities of the undertakings are conducted
अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम इसको समझना चाहें तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक जो गवर्नमेंट का कोई भी एक अलग अलग किसी भी गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हमने शुरू में बात करी कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सोली एक डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है, और पूरी सारी गवर्नमेंट को, होल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो उसको कहते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बहुत सारे प्रोज फीचर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो कई बार इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स जैसे में बताया गया है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ उसका कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के पास होता है। लिमिटेड स्कोप ऑफ मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, क्योंकि एक डिपार्टमेंट उसको देख रहा है, सारी पूरी गवर्नमेंट नहीं देख रही है, तो जो फंड्स हैं उसका जो मिसयूज है वो कम, अगर डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है तो फंड्स का मिसयूज कम होगा। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसका गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, पार्लियामेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। लिमिटेशंस क्या होती हैं? ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म, मतलब क्योंकि एक ये ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पर करप्शन का एक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। bureaucratic system of government where much of the importance is attached to the rules regulations, therefore the scope of initiative is limited। मतलब कोई भी उस डिपार्टमेंट में इनिशिएटिव लेना या कोई इनोवेशन करने का स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि जो इस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो किसी एक गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का हेड है, और उसके पास ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास वो स्किल हो जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन की अगर हम बात करें, तो डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन का जो हेड होगा वो उस गवर्नमेंट का एक जो पॉलिटिशियन होगा, गवर्नमेंट का एक पॉलिटिशियन जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा, पर जरूरी नहीं है कि उस पॉलिटिशियन के पास इनोवेशन का कुछ स्किल हो उसके पास। तो कई बार जो स्किल फ्लेक्सिबिलिटी है, नीड सो मच फ्लेक्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है। इन केसेस में लिमिटेशंस में आ जाता है, क्योंकि जो आपके हेड है उनके पास वो स्किल ही नहीं है। सफर्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट्स है वो बार बार चेंज हो सकती हैं, तो उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है इन डिपार्टमेंट्स में। अगर गवर्नमेंट 5 साल बाद चेंज हो जाती है तो दूसरे जो ग्रुप गवर्नमेंट आती है उसके डिपार्टमेंट में जो हेड होंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो इंस्टेबिलिटी एक पैदा करता है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो जाता है, पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है, तो डिसीजन मेकिंग अगर कोई एक इंस्टेंट डिसीजन चाहिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ पर्सनल एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, यही हमने जो शुरू में बात करी थी कि हेड के पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ना हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ओन्ड है, ये प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, तो कंपटीशन नहीं होता है, और तो एक मोटिवेशन नहीं होगी आपके जो लोग जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर मोटिवेशन थोड़ी कम होगी। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट के पास अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा नहीं है तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आ सकते हैं इसके अंदर, तो ये सारी इसकी लिमिटेशन है। सर जी सर, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं पूरे चैप्टर में, जी तो जी इन सबको बहुत सारे सेम भी हैं, एक दूसरे हाँ, से सिमिलर भी हैं, बहुत तो सिमिलर है। यस सर, तो सर इन्हें एग्जाम में थ्योरी में ऐसे ही लिखना होगा ना? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं इसका, जैसे क्योंकि आप अभी यहाँ पर एक ओवरव्यू ले रहे हैं, जो भी हम ब्लॉग पढ़ रहे हैं उसका एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है इस काउंसलिंग सेशन में, तो आप एक ऐसा कर सकते हैं कि उन पॉइंट्स को एक बार पढ़ें और उसके बाद जो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर वो पॉइंट्स हैं
उनका एक जस्ट एक ओवरव्यू ले लें कि किस ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉइंट्स एज अ मेरिट काम कर रहे हैं, एज अ प्रोज काम कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में वही पॉइंट्स एज अ कॉन्स काम कर रहे हैं, और उनको सिर्फ रिमेंबर करें कि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पॉइंट उसमें प्रो, आप इसमें देख रहे होंगे कि कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में फायदा कर रहे हैं और किसी और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में नुकसान कर रहे हैं। तो एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं और आपको उन्हीं उन्हीं तरह उसको लिख सकते हैं, मतलब आप एक बार याद कर सकते हैं और उसके बाद एग्जाम में उसी तरह लिख सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से कौन सी यस ऑर्गेनाइजेशन सर, कैसी है। यस सर, ओके। तो अभी हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। ये वही पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं जैसे कि तीसरा ने बताया। तो इनका एक बार ओवरव्यू लेके, और मेनली आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आप किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि वो है क्या। तो उसके बाद आप जो पॉइंट्स हैं वो आपको खुद याद आने शुरू हो जाएंगे कि उसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि गवर्नमेंट के एक सेक्टर पे डिपेंडेंट है तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा कि उसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं, डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। यस सर। सर इसमें मेरिट और डीमेरिट्स भी बहुत सारे में सेम है और लिमिटेशन भी। हाँ, मोस्टली सेम मिलेंगे आपको इस वाली यूनिट में, इस वाले यस ब्लॉक सर। में। उसके बाद आ जाते हैं हम पब्लिक ऑपरेशन में। ये पब्लिक ऑपरेशन भी दोबारा से हम इसको डीप में पढ़ेंगे। पब्लिक ऑपरेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो टॉपिक्स भी बहुत सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनका एक ओवरव्यू ले सकते हैं एग्जाम के लिए। और आपको मेनली टॉपिक को याद रखना है कि इस टॉपिक के अंदर है क्या, और उसके हिसाब से अपना पॉइंट्स लिखने हैं। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट ऑफ स्टेट। जो गवर्नमेंट एक कॉर्पोरेशन को बनाती है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है, जिसमें हमने एग्जांपल भी लिए थे, भारत पेट्रोलियम, LIC, ये सारी पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं। As started by Roosevelt, public corporation is an organization which is clothed with the power of the government. वो गवर्नमेंट की पावर से काम करती है, but it is possessed for the of the flexibility of private enterprise. जितने भी हमने एग्जांपल लिए भारत पेट्रोलियम, ये गवर्नमेंट इनको पावर करती है, बट ये एज अ पब्लिक एंटरप्राइज होते हुए भी काम जो कर रहे हैं एज अ प्राइवेट एंटरप्राइज करते हैं। कैसे? इसमें क्योंकि मोस्टली जो शेयर होता है गवर्नमेंट का, अगर हमने LIC का शुरू में एग्जांपल लिया था, तो वो है तो गवर्नमेंट ओन्ड, पर वो एक क्या काम कर रहे हैं, वो जो पब्लिक है उनको एक जो अपनी प्लान्स हैं, जो अपने इंश्योरेंस प्लान्स हैं, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसमें दोनों तरह का काम इन्वॉल्व होता है पब्लिक एंटरप्राइज में। अगर हम भारत पेट्रोलियम की बात करें, है गवर्नमेंट ओन्ड, बट आप पेट्रोलियम को सेल कर रहे हैं टू द पब्लिक, डायरेक्टली टू द पब्लिक, और प्रॉफिट के लिए आप सेल कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो वही इसमें बताया गया है, एज पर रूजवेल्ट, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्लोथ्ड विद द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की पावर से क्लोथ्ड है, बट इट इज पोजेस्ड बाय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। इसमें आपके प्राइवेट एंटरप्राइज के फीचर्स भी आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि आप इसमें प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं हम ये पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फीचर्स: ओन्ड बाय द स्टेट, गवर्नमेंट इसको ओन करती है। इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, किसी गवर्नमेंट के एक स्पेशल एक्ट के द्वारा ये पब्लिक कॉर्पोरेशन बनती है। उसके बाद मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, आप ये दोबारा पढ़ सकते हैं। रिलेशन विद द गवर्नमेंट क्या है इसका। ओन स्टाफिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो भी ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं वो सारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर उनको जरूरत होती है तो गवर्नमेंट से लेती हैं फंड्स, नहीं तो वो अपने ही जो फंड्स वो अर्न कर रहे हैं उस पर काम करती हैं। जैसे कि भारत पेट्रोलियम का एग्जांपल ले लें तो अपने फंड्स पे ही काम कर रहा है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने फंड्स पे काम कर रहा है, बट वो ऑन्ड बाय गवर्नमेंट है। जस्ट उसका जो पावर्ड बाय गवर्नमेंट है, बट वो काम अपने फंड्स पे ही कर रहा है, उसको गवर्नमेंट से फंड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। कभी जरूरत पड़ेगी तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इज अवेलेबल। इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स वही दोबारा से रेड टेपिज्म का दोबारा से आ गया। इसमें वो रेड टेपिज्म अवॉइड हो गया है मेरिट्स में। पहले हमने जो पढ़ा था उसमें रेड टेपिज्म आ रहा था। प्रोटेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, पब्लिक एंटरप्राइज होती है। वो ये जो पब्लिक अपना प्रॉफिट तो पब्लिक एंटरप्राइज देख ही रही है, साथ में अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, हम LIC की इंश्योरेंस की बात करें, तो एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक को भी थोड़ा सा उसका फायदा हो रहा है। अगर हमें कहीं भी जाना है, कहीं भी कुछ करना है, तो पेट्रोलियम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हमें
अगर हमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, LIC की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस वो हमारी फैमिली के लिए कितना काम आता है। तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइज है। उसके बाद लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन में भी वही पॉइंट्स दोबारा रिसीव होंगे। इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि एक पब्लिक एंटरप्राइज है, इसका सारा कुछ गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व है, पावर्ड बाय गवर्नमेंट है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उसके बाद एक्सेसिव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। अगर आप पब्लिक इनका कोई भी पॉलिसी खरीद रही है, पेट्रोलियम खरीद रही है, तो पब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट कंपनी वही होती है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, मनी रत्नम कंपनी और नवरत्नम कंपनी, ये सारी पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर आती हैं। उसको यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करा गया है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। मिक्स्ड ओनरशिप होती है इसके अंदर, गवर्नमेंट का 51% शेयर रहता है, उससे ज़्यादा शेयर रहता है। इसमें दोबारा हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हैवी इंजीनियरिंग, ये सब का एग्जांपल दिया है। मिक्स्ड ओनरशिप होती है, मतलब 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता है, और उसके बाद जो बाकी शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स के होते हैं। सर सर हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट सब्जेक्ट में गवर्नमेंट और पब्लिक उसके बाद प्राइवेट उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या काम होता है इसका? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये सारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है ना। जो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो हमें पढ़ना है। जो प्राइवेट ओन्ड बिजनेस है उनका क्या फायदा नुकसान है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस का मतलब होता है, जिसमें हमने शुरू में पढ़ा, जिसमें कोई भी चीज आप सेल करके उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो भी एक बिजनेस है। जिसमें आप किसी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट एक ऐसा बना रहे हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, तो वो भी एक तरह का बिजनेस है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट्स हैं सारे, गवर्नमेंट ओन्ड हो या प्राइवेटली ओन्ड हो या वन पर्सन ओन्ड हो, जो OPC हमने पढ़ा था, वन पर्सन कंपनी। तो ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, इसलिए हम बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पढ़ रहे हैं। ओके सर। और सर जैसे कि नवरत्न वगैरह इन सब का प्रॉफिट जाता होगा, मतलब हम्म। गवर्नमेंट को? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को जाता है इन सब। ये जितनी भी नवरत्न कंपनीज हैं या कोई भी कंपनीज है, इसमें मोस्ट ऑफ द शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं, सारे शेयर गवर्नमेंट के नहीं होते हैं। जैसे कि यस हमने सर। LIC का एग्जांपल लिया था, 51% शेयर ऑफ द LIC इज विद द गवर्नमेंट। तो जो वो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। वो गवर्नमेंट के पास जाने के बाद वो सोसाइटी के जो बेनिफिट है उसके लिए यूज होता है। बाकी जो शेयर है वो शेयर होल्डर्स के पास जाता है, शेयर होल्डर्स का फायदा होता है। LIC के अगर आपने सुना हो, थोड़े दिन पहले ही शेयर्स की एक वो निकली थी, जिसमें बहुत लोगों ने LIC के शेयर्स खरीदे थे। यस सर। जैसे इसमें ये देखो, ये बताया हुआ है, स्कोप ऑफ प्राइवेट पार्टनरशिप इन द कैपिटल गवर्नमेंट कंपनी में बी होली और पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द केस द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन 51%। 51% शेयर इसलिए होता है कि गवर्नमेंट के पास ही उसका कंट्रोल रहे। अब इसके इस यस सर। 2 मिनट समझ गई। ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। यस सर।
तो इसके बाद हम शुरू करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ओवरव्यू इसका ले सकते हैं, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं 51% एंड मोर। ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो देख सकते हैं, जैसे कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट। कोई भी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ओन्ड कोई भी बिजनेस होगा उसमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी के अगर अपॉइंटमेंट होती है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट होती है, उसका ईयरली या कुछ ईयर्स में बार बार ऑडिट का मतलब होता है किसी भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मनी का फ्लो है वो किस तरह हो रहा है उसको एक ऑडिट करना। अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑडिट हो रहा है तो वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें द ऑडिटर ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कंपनी। वो गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी उस ऑडिटर को, जनरल बॉडी ऑफ द कंपनी अपॉइंट करेगी उस ऑडिटर। सिंपल है, अगर आपकी एक कंपनी है, आप एक उसके ऑनर है कंपनी के, तो ऑडिट करना आपका काम है, अपनी कंपनी का ऑडिट करवाना। वही है कि गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी है तो गवर्नमेंट एक ऑडिट को ऑर्गेनाइज करेगी 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, जब भी करेगी। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्ड कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी हमने अभी शुरू में बात भी करी, उनके ऊपर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट वो लागू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उनके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू एग्जेम्प्ट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। वो उसके पास पावर है अपनी ओन कंपनीज के ऊपर से एक्ट को हटाने का। वहीं जो प्राइवेट कंपनीज है उनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आ जाते हैं दोबारा से। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, क्या इनके गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के, प्राइवेट ओन्ड कंपनीज के, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप, किसी प्राइवेट ओन्ड कंपनी को ट्रांसफर ओनरशिप बहुत इजी होती है। लिमिटेशंस क्या है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हो सकती है इसके अंदर। ये सारी लिमिटेशंस अब पहले भी रिपीट हो चुकी हैं। कंपैरिजंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट कंपनी क्या है, पब्लिक एंटरप्राइज क्या है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम सब पढ़ चुके हैं। इनका कंपैरिजन यहाँ पे बताया गया। इस कंपैरिजन को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारा ओवरव्यू जो अब तक आपने सुना वो दोबारा से ध्यान में आ जाएगा। यहाँ 7th चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इसको अगर मैं ओवरव्यू इसका थोड़ा सा बताऊं तो इंटरनेशनल बिजनेस या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसी भी कंपनी जिसके अपने नेशनल बॉर्डर्स से ज़्यादा, नेशनल बॉर्डर्स से बाहर निकलकर और कंपनी और अदर कंट्रीज में भी जिसकी ब्रांचेज हैं, जिसके कोई भी, अगर आप बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी लेते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी लेते हैं, डेल, IBM, गूगल या फेसबुक, जिनके भी अदर कंपनीज में ऑफिस हैं, ये नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉमन नेम्स हैं जो सबने सुने हैं। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाती हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसके अंदर आता है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर MNCs आ जाती हैं। इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या है, ये नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वही होता है जो अपने देश की बाउंड्री, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, यहाँ पर बताया गया, जो हमने सिंपल भाषा में समझा। इन सिंपल टर्म, बिजनेस एज वेल एज रिलेटेड एक्टिविटीज कैरी आउट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज रेफर टू इंटरनेशनल बिजनेस। देयर मे बी डिफरेंट फिजिकल, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी एक कंपनी, एक अगर यूएस की किसी कंपनी की अगर हम बात करें तो उसको अगर हमें इंडिया में बिजनेस करना है तो उसको गवर्नमेंट के साथ भी एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, या किसी और कंट्री में अगर उसको बिजनेस करना है तो वहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आ जाता है वो भी सब कुछ। वहाँ के फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान रखने के बाद वहाँ पर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो सब बताया गया है इसमें। ये कुछ जो कोड्स हैं, जो कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने, या कुछ जो यहाँ के जितने भी विशेषज्ञ हैं इस टॉपिक के बारे में, उसको कोड्स को बताया गया है। ये कोड्स अगर आप एक बार देख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप बहुत ही इजी टर्म्स हैं, आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, अगर आप किसी और कंट्री में अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको उस कंट्री के बारे में भी अवेयरनेस हो जाएगी। अगर आप एक ऑनर हैं, आप ऑनर की तरह सोचेंगे तो मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं और आप दूसरी कंपनी में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के लोग जो वहाँ के इंटरेस्ट हैं उसके बारे में पता चलेगा।
ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता चलेगा, जो टेक्नोलॉजीज दूसरी कंपनी यूज कर रही हैं वो टेक्नोलॉजीज आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंपनी के साथ, जैसे कि हमने कल भी बात की थी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोई एमओयू करती है या कोई एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चर करवाती है, तो ऐसा हो सकता है कि जो उस कंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल, या अगर हमने सैमसंग का ही एक कल एग्जांपल लिया था, अगर सैमसंग इंडिया में मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट करवाती है तो इंडिया को ये फायदा है कि वो टेक्नोलॉजी जो सैमसंग यूज कर रही है, जो सैमसंग के पास, कोरियन कंपनी है सैमसंग के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के लोग उसको मैन्युफैक्चर, उसको बनाने में, उसके प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, तो वो इंडिया के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। तो डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे की कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी जो उन्होंने डेवलप करी है वो यूज करना डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। एक रिलेशनशिप बन जाता है, कंट्री टू कंट्री एक रिलेशनशिप बन जाता है, जो आजकल की गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। कंट्री के रिसोर्सेज बेटर यूज हो जाते हैं कई बार, जो अगर यहाँ पर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो यहाँ के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं जो पहले यूज नहीं होते थे, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। पर अब क्योंकि बाहर की एक कंपनी यहाँ पर आकर कुछ सामान बना रही है तो वो यहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, तो हमारे रिसोर्सेज जो पहले खराब या यूज ही नहीं हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे, वो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, सारा इसके अंदर आ जाता है। ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अब क्योंकि इंटरनेशनली कोई एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो इंटरनेशनली अवेलेबल है, तो एक यूएस का प्रोडक्ट जो पहले यूएस में ही अवेलेबल था वो अब इंडिया में भी अवेलेबल है, वो अब हर जगह अवेलेबल है और हर कंट्री में अवेलेबल है, तो ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स के अंदर आ जाता है। कंट्रीब्यूशन हो जाती है गवर्नमेंट रेवेन्यू में, अगर कोई कंपनी यहाँ पर आकर बनाती है तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है, यहाँ पर जो वो टैक्सेस पे करेगी बनाने के लिए वो कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू में आ जाता है। मोस्ट गवर्नमेंट इम्पोज ड्यूटीज, जो इम्पोज ड्यूटीज लगती हैं उन कंपनीज के ऊपर इम्पोर्ट करने की, वो सारी गवर्नमेंट रेवेन्यू के अंदर आ जाती है। डेफिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के अंदर सिंपली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वही सब कुछ आएगा जो हमने अभी डिस्कस करा। कोई भी एमएनसी जो अपनी सिटी, जो अपनी कंट्री लिमिट्स के बाहर जाके, बाउंड्रीज के बाहर जाके अपना काम कर रही है, जो दूसरी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है, डिफ्यूज, जो और किसी कंट्री की टेक्नोलॉजी को भी यूज कर पा रही है, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रही है, रॉ मटेरियल को यूज कर रही है, वो सारी मल्टीनेशनल कोऑपरेशन की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर हम इनको पढ़ें तो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन प्राइमरी लार्ज एंटरप्राइज होती है, बहुत बड़ी एंटरप्राइज होती है। जैसे कि अगर हम किसी भी कंपनी का एग्जांपल लें, आईबीएम का ही फॉर एग्जांपल अगर हम लें, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके 4,50,000 एम्प्लॉयज हैं, 4.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयज हैं, तो एक बहुत बड़ी कंपनीज के अंदर आ जाती हैं। इतने कई बार गवर्नमेंट फर्म्स के अंदर भी इतने लोग नहीं होते, तो ये इनके हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में होते हैं। जैसे कि किसी भी बड़ी कंपनी, अगर यूएस की कंपनी की बात करें, फेसबुक की बात करें, आईबीएम की बात करें, तो उनके हेडक्वार्टर किसी एक कंपनी के अंदर होते हैं। अदर ऑपरेटिंग फैसिलिटीज आर बेस्ड इन अदर कंट्रीज, और जगह पे और कंट्रीज में काम करती हैं। वाई डू फर्म्स बिकम मल्टीनेशनल, क्यों मल्टीनेशनल बनती हैं, ये भी एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ये आप अगर पॉइंट्स ही पढ़ेंगे तो उसके बाद आप अपने आप इनको इलेबोरेट कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टू टैप द ग्रोइंग वर्ल्ड मार्केट, किसी भी मार्केट क्योंकि बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, तो मल्टीनेशनल बनना इसलिए ज़रूरी हो जाता है किसी भी टेक्नोलॉजी से कोप अप करने के लिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी किसी पर्टिकुलर कंट्री में है, अगर आप वहाँ जाकर बिजनेस करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको भी ज्ञान हो जाता है। कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी कंपनी का काम करें, अगर यूएस बेस्ड कंपनी का काम करें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पे काम करती हैं, उन्होंने मोस्ट ऑफ द अपने जो सेटअप है पहले चाइना में हुआ करते थे, अब इंडिया में आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द सेटअप किसी भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के वो इंडिया में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें चीप लेबर मिलती है। चीप लेबर से मतलब है जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो उसी काम को एक कम पैसे में कर देते हैं। अगर वही काम, अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम अगर वहाँ यूएस में उन्हें किसी पर्सन से करवाना है, यूएस में किसी इंजीनियर से करवाना है, तो वही काम वो उन्हें मंथली $2,000 से $3,000 पे करने पड़ेंगे। अगर एक फॉर एग्जांपल हम लें, $2,000 से $3,000 का मतलब होता है 2.5 लाख से 3 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे, अगर रुपीज में हम उन्हें कन्वर्ट करें। वही काम यहाँ पे वो सेम इंजीनियर, अगर वो फ्रेशर है तो वो 30 to 35,000 में कर देता है सेम काम। तो रिड्यूस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। 3 लाख से 30,000 में अगर वो सेम काम हो रहा है, तो आप अगर एक इंडियन कंपनी है तो आपसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर जाकर अपना बिजनेस करते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वहां पे आपको चीप लेबर मिल जाती है वही सारे स्किल सेट्स के साथ। उसके बाद आ जाते हैं फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। क्या क्या फीचर्स होते हैं मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस के।
ये सारे फीचर्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें एक फीचर पढ़े ना, मेन स्ट्रेंथ ऑफ एमएनसीज एंड देयर कमांड ओवर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, दे स्पेंड sizable amount of research and development. Most of the MNCs spend 5 to 6% of their sales value in R&D. R&D is research and development, which amount to billions and dollars. This is the reason of their tremendous market power. जो MNCs हैं उनके फीचर्स बताए गए हैं, उनमें से एक फीचर है कि जो कोई भी MNC होगी वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना 5 से 6% खर्च करती है, और 5 से 6% एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमाउंट होता है। और अगर वो 5 से 6% सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं तो उसकी वजह से उन्हें नई टेक्नोलॉजीज को सीखने और उनको इम्प्लीमेंट करने में फायदा मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है रिसेंट ट्रेंड्स इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या रिसेंट ट्रेंड्स है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में? इसमें 3 चीजें होती हैं, असेट्स, सेल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। असेट्स क्या होता है? तो किसी भी एमएनसी के ह्यूमन रिसोर्स हैं वो उनके असेट हैं, जो उनका जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है वो उनका एसेट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उनके एसेट है। सेल्स के अंदर आ जाता है कि क्या वो सेल करके जो प्रॉफिट्स ले रहे हैं वो सेल्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है वो कितनी न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही हैं, जो नई एमएनसीज हैं किसी भी अदर कंट्री में जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही हैं, वो इसके अंदर आ जाता है एमएनसी के। ट्रेंड्स के अंदर मल्टी रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर आ जाता है, कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर हम जाएं इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज ऑफ एमएनसीज, ये इश्यूज बहुत सिंपल से इश्यूज हैं। अगर आप कोई भी एमएनसी है वो किसी भी गवर्नमेंट, जैसे कि अगर हम एक बहुत ही एक रिसेंट टॉपिक है, एक जो गेम बहुत ही ज़्यादा जो मशहूर हुई थी, पबजी गेम जो थी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई थी, वो भी एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो जिसने उस गेम को बनाया था। पर क्योंकि वो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी, तो वो एक कंट्रोवर्सी में आके, क्योंकि उसने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, इश्यूज फॉलो नहीं करे। टिकटॉक एक एग्जांपल है उसका ही, एक कंपनी का जिसने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बैन कर दिया। जैसे कैम स्कैनर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इसलिए बैन करा क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन फाउंड बाय द गवर्नमेंट को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। आप किसी भी नई कंट्री में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉर्म कर रखे हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, उनको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपकी एमएनसी वहाँ से बैन हो सकती है, वहाँ से आपको बहुत सारे लॉ सूट्स मिल सकते हैं। इंडियन प्रोस्पेक्टिव ऑफ एमएनसीज में आ जाता है जो नई जो स्टार्टअप्स हैं, जो जैसे कि अगर हम 1990 की बात करें, 1990 में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो बाहर की कंपनीज थी उनको अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद एक बूम आ गया था सॉफ्टवेयर का बूम भी, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज का बूम है, जो आज हम देखते हैं कि इतने सारे एम्प्लॉयज हमारे, इतने सारे इंजीनियर्स हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं। वो बूम 1990 की उस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ही आया था। 1990 से पहले ऐसा नहीं था। 1990 के बाद जब गवर्नमेंट ने इनवाइट किया बाहर की कंपनीज को यहाँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज को और अदर कंपनीज को यहाँ पे इंडिया में काम करने के लिए, तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई और उन्होंने यहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स थे उनको काम पे लगाया, जिसकी वजह से आज जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी वेजेस पा रहे हैं इंडिया में भी, इन्हीं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और एमएनसीज की वजह से। तो इंडिया का भी जो बाहर का जो मनी है, जो इनफ्लो ऑफ मनी है, बाहर का कैपिटल है, वो बाहर का इंडिया में आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की भी जीडीपी ग्रो कर रही है, इंडिया की ग्रोथ हो रही है। तो ये जो ब्लॉक है वो यहीं पर खत्म होता है। इसमें हमने अगर हम समाप्त करें इसको, तो इसमें हमने पढ़ा कि एमएनसीज का इंडिया को क्या फायदा हुआ। हमने 1990 का वो पढ़ी पॉलिसी, उसके बाद इंडिया को कितना ज्यादा फायदा हुआ, इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स इंजीनियर्स को कितना फायदा हुआ। उससे पहले हमने पढ़े कंट्रोवर्सीज क्या हो सकती है एमएनसीज की, रूल्स एंड रेगुलेशन, हमने एग्जांपल लिए कुछ गेम्स के और उसके। उसके बाद ट्रेंड्स क्या थे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के, फीचर्स क्या होते हैं, सब हमने पढ़े एमएनसीज के। किसी फर्म को मल्टीनेशनल क्यों बनना चाहिए ये हमने पढ़ा। मल्टीनेशनल इसलिए बनना चाहिए कि वो नए ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को कोप अप कर सकती हैं। डेफिनेशन क्या है, ये सब हमने इस वाली यूनिट में पढ़ा। तो ये हमारा ब्लॉक यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि टाइम हमारे पास दूसरे ब्लॉक का नहीं है। सोचा तो हमने यही था कि दूसरा ब्लॉक भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे या उसको शुरू कर पाएंगे, पर ये दूसरा ब्लॉक शुरू नहीं हो पाया, तो कल हम ट्राई करेंगे। आप थर्ड और फोर्थ कल कोशिश करें, अगर आप उसका ओवरव्यू लेके आए तो हम ट्राई करेंगे अगर हम किसी तरह उनको ख़त्म कर पाएँ, उनको थोड़ा सा ओवरव्यू उनका ले पाएँ। आज के लिए आप इस क्लास को छोड़ सकते हैं, कल सेम टाइम पे हम मिलेंगे इसी क्लास में। ओके सर, थैंक यू। कोई भी इशू हो तो आप कल भी और आज भी पूछ सकते हैं मुझसे।
ठीक है, थैंक यू।